बच्चों अब कुछ ही दिन बचे हैं आप लोगों के बिजनेस स्टडीज के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। तो उसी को देखते हुए मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कुछ ऐसी केस स्टडीज जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि आपका 17 जुलाई को होने वाला है। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, केस स्टडीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए फुल नोट्स प्रिपेयर करे हैं जो कि बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी ये ले चुके हैं, वो लोग अपनी रिवीजन कर रहे हैं इन नोट्स से। अगर आप लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797331, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फुल बिजनेस स्टडीज नोट्स दूंगा आप लोगों के कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, और साथ में आपको दूंगा चैप्टर वाइज केस स्टडीज सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। एक पिज्जा या बर्गर के प्राइस में मैं आपको फुल बिजनेस स्टडीज के नोट्स दूंगा और साथ में केस स्टडीज दूंगा जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए काम आएंगे। सारे के सारे आपके टॉपिक्स के अंदर कवर होंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप लोगों को एक ही बार में सब चीजें लर्न हो जाएगी, और साथ में ये चैप्टर वाइज रहने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज होते हैं ये, और पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिए मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8800797331 पे, और यहाँ पे मेरे से नोट्स ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी ले लिए हैं वो इनको अच्छे से एक बारी पढ़ते रहें। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की तरफ। पहली जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी है वो है द मैनेजमेंट ऑफ मलिक लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड। बेसिकली ये जो मलिक लिमिटेड है वो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अगर अचीव करना चाहती है तो वो टीम वर्क में अचीव करे। ठीक है, सब मिलजुल के काम करे। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज to perform their respective activities. Managers need to reconcile differences in approach, timing, effort, or interest. At the same time, it should be enable all its members to grow and develop. Thus, there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. तो जिन बच्चों को आंसर समझ आ चुका है कि हारमोनी बना के चलनी है, आपस में एक दूसरे को मिलजुल के काम करना है, तो कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात यहाँ पे होने लग रही है, और 5 उसके फीचर्स बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। इसका जो आंसर है वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन ही सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, सब बंदों को हार्मोनाइज करता है। अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो सबको मिलजुल के काम करना होगा। अगर सब मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये क्वेश्चन कई बार कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन के ऊपर। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। 5 फीचर्स बताने हैं आपको कोऑर्डिनेशन के। तो बच्चों पहला फीचर है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। ये सारे ग्रुप एफर्ट्स को एक जगह पे ले आता है जिससे कि गोल्स अचीव हो जाते हैं। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एज इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन अमंग डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट कर देता है कि सब बंदे एक ही जगह पे मूव करेंगे। ये कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। ये एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे छोटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है बड़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, हर जगह पे ये एप्लीकेबल होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे मैनेजर्स की, वो कोऑर्डिनेशन करके चले। और ये डेलिब्रेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन करना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन अगर सोच समझ के किया जाए तो ये अचीव हो जाता है। तो बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी ये कोऑर्डिनेशन के ऊपर। Second important case study है आफ्टर फिनिशिंग हर बीबीए डिग्री कोर्स रानी गेट्स अ जॉब ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर। जैसे बीबीए की डिग्री कंप्लीट करी रानी को एक जॉब मिल गई असिस्टेंट मैनेजर की रिटेल कंपनी के अंदर। ठीक है, थ्रू द रेफरेंस ऑफ हर कजन तरुणा के रेफरेंस से उसको मिली है, क्योंकि तरुणा वहां पे एक सीनियर मैनेजर है तो उसने रिकमेंड कर दिया रानी को। Taruna decides to guide Rani through her experience by making her aware of the important facts about management in practice. She tells her that neither the principles of management provide any ready-made straitjacket solutions to all management problems, nor they are not rigid prescriptions which have to be followed absolutely. In the context of the above case, identify the 2 features of principles of management mentioned in the above paragraph by quoting the lines from the paragraph. Why do the principles of management not provide ready-made straitjacket solutions to all management problems? तो बच्चों क्वेश्चन ही आता है कि आपको बताना है यहाँ पे कौन से फीचर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात चलने लग रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि ये स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, और साथ में ये रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, बदलते रहते हैं। तो बच्चों 2 चीजों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल गाइडलाइंस है, और ये फ्लेक्सिबल है। ये फिक्स नहीं रहते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं, और ये जनरल गाइडलाइंस है।
ठीक है, हर टाइम पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ये जनरल गाइडलाइंस है, जिनको फॉलो करना है फॉलो कर सकते हैं सॉल्यूशन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, और जिनको नहीं करना है वो नहीं कर सकते हैं। तो भाई जो फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने और याद करने हैं। इस पर बेस्ड कई बार केस स्टडी आती है, ये केस स्टडी मैंने आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए उठाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये भी। इसमें जनरल गाइडलाइंस और फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल गाइडलाइंस है और फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, राकेश एंड गौरव आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी विच विल बुक रेल टिकट्स एंड एयर टिकट्स ऑन कमीशन बेसिस। तो दोनों मिलकर अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोलना चाह रहे हैं, राकेश और गौरव, जो कि बेसिकली रेल टिकट्स और एयर टिकट्स को बुक करेंगे और उनसे कमीशन लेंगे कस्टमर से। दे ऑल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग टिकट्स विद इन 10 minutes थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। They discussed the idea with their professor Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment. तो बोलते हैं मिस्टर मेहता कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले स्टडी कर लेना, उसके बाद अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना। क्या क्या स्टडी करने को बोला, इन्वेस्टर्स कंपटीशन, अदर फोर्सेस लाइक सोशल पॉलिटिकल एक्सेट्रा दैट में अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ही फर्दर टोल्ड दैट देम अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स को अंडरलाइन कर लो, एंड शिफ्ट द कंज्यूमर प्रेफरेंस दैट वर टेकिंग प्लेस एंड हेंस दे शुड बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड चेंजेस विच में हिंडर देयर बिजनेस परफॉर्मेंस। तो मिस्टर मेहता जो उनके टीचर है, वो जो लेक्चरर है, उनके प्रोफेसर है, वो कहना चाहते हैं कि भाई ये बिजनेस एनवायरमेंट को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती रहती हैं आजकल। ही emphasized on making plans keeping in mind threat posted by the competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operation with business environment will result in the better performance. अगर वो business environment को अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट कराया था टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो बच्चों यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात होने लग रही है, देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड बाय द प्रोफेसर मेहता विद राकेश एंड गौरव। तो दो फीचर्स बताने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के। बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चों डायनामिक नेचर के होते हैं और ये इंटर रिलेटेडनेस होते हैं। अगर एक चीज में इंप्रूवमेंट करोगे तो बिजनेस डेफिनेटली चलेगा। एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज होता है तो आपको बिजनेस में डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया, स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ importance of business environment stated by the Mr. Professor Mehta in the above situation। तो दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंस के। पहला, इट enables a firm to identify threats and getting first mover advantage, और इट helps a firm to identify threats and early warning signals। अगर हम लोग पढ़ लेंगे ना एक बार कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस लिए हमारे लिए काम आता है, तो हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल से हम लोग बच जाते हैं बच्चों। बेसिकली ऐसा होता है, अगर आपको बिजनेस को लॉन्ग टर्म में चलाना है तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट स्किप इट, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सुहासनिया होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज हैज रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स। शी विश टू स्टार्ट हर ओन वेंचर विद अ गोल टू प्रोवाइड हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइसेस। तो भाई सुहासनी ने क्या किया है, सुहासनी अभी एक साइंस ग्रेजुएटेड हुई है, उसने कुकरी कोर्स किया है जिससे वो चाहती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे हेल्थ फूड का, जो कि रीजनेबल प्राइस पे हेल्थ फूड्स प्रोवाइड करेगी। She discussed her idea with her teacher mentor who encouraged her. After analyzing the various options for starting her business venture, they sorted listing the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes. इन्होंने डिसाइड किया है कि रेडीमेड वेजिटेबल शेक्स देंगे और सत्तू मिल्क शेक्स देंगे। Then they weighted the pros and cons of both the shortlisted options. On the basis of the upper, answer the following question. Name the function of management being discussed above. कौन से फंक्शन की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे प्लानिंग की बात होने लग रही है, तो प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, अभी बता देते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्लानिंग का। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशन ऑफ द फंक्शंस। तो लिमिटेशंस क्या होते हैं बच्चों प्लानिंग के, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, और प्लानिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये प्लानिंग के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, एबीसी लिमिटेड हैज हायर्ड 2000 buses for the different routes for the passengers of metropolitan city. In order to fill vacancies, it advertised in the newspaper and number of applicants applied for the same. The company has to now undertake the process of selection to identify and select the best. Explain the first 6 steps involved in the process. तो बेसिकली यहाँ पे आपसे बात चल रही है कि एबीसी लिमिटेड ने ना 2000 बस के जो वो होते हैं वैकेंसीज भरनी है बसेस कंपनी के लिए, तो आपको बताना है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस के 6 जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले बच्चों प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, पहले देखा जाता है कि जिन जिन ने अप्लाई किया वो सुटेबल हैं भी हमारे बिजनेस के लिए या नहीं है। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, काफी सारे टेस्ट लिए जाते हैं जाके उनकी एफिशिएंसी का पता लगे, एफिशिएंसी का, ठीक है। थर्ड होता है बच्चों एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एक इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Next question है question number 6. Pratik is working in a multinational company in Noida. He was running a temperature for the last many days. When his blood was tested, he was found to be positive for malaria. तो प्रतीक का टेम्परेचर बढ़ने लग रहा था, तो प्रतीक ने जब चेक कराया तो उसको मलेरिया निकला. He was admitted in a hospital and a blood transfusion was advised by the doctor as his condition was very serious. One of his colleagues sent a text message to his superior, Mr. Bhagat. Mr. Bhagat immediately sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Pratik. When the general manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleaning the surroundings. From the above paragraph, quote lines and that indicate formal and informal communication. यहाँ पे दो communication हो रही है, formal communication भी हो रही है और informal communication भी हो रही है. प्रतीक ने जो अपने colleague को बताया था बच्चों, वो informal communication था, और जो अपने boss को बताया था वो formal communication था. यहाँ पे मैंने लिख दी है ये वाली बात. Informal communication, one of his colleagues sent a text message to his superior, Mr. Bhagat. Mr. Bhagat immediately sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Pratik. ये सब बच्चों informal communication थी. और formal communication क्या थी? When the general manager came to know about it, he ordered for the fumigation in the company premises and cleaning surrounding. जैसे ही पता लगा superior को कि मलेरिया हो गया है ऑफिस के अंदर किसी एक एम्प्लॉई को, उन्होंने fumigation यानी गैसेस रिलीज करा दी जिससे सारे मच्छर मर जाएं. ठीक है, ये था बच्चों फॉर्मल कम्युनिकेशन. और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कलीग को उन्होंने मैसेज भेजा था, और मैसेज जो आगे स्प्रेड किया गया मिस्टर भगत के द्वारा एम्प्लॉइज को या कलीग्स को, कि जो एम्प्लॉइज ब्लड डोनेट करना चाहते हैं ब्लड डोनेट कर सकते हैं प्रतीक के लिए. तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था. ठीक है, समझ गए मेरी बात को. Seventh important case study है बच्चों. Anu Limited is a large company engaged in assembly of refrigerators. Recently, the company had conducted the time and motion study and concluded that on the average, a worker can assemble 10 refrigerators in a day. इन्होंने एनालाइज किया कि एक वर्कर 10 दिन में एक रेफ्रिजरेटर को असेंबल कर सकता है. The target volume of the company in a day is assembling 1000 units. 10 रेफ्रिजरेटर इन अ डे, 10 रेफ्रिजरेटर बनाने एक दिन में और 1000 यूनिट्स बनाने टोटल मिला के. The target volume of the company in a day is assembling 1000 units of refrigerator. The company is providing attractive allowances to reduce labor turnover and absenteeism. All the workers are happy. Even the assembly of registrations per day is 800 units only. To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the workers were busy in गॉसिपिंग. तो बच्चों 1000 का टारगेट दिया गया था, 1000 रेफ्रिजरेटर बनाने हैं एक दिन में, लेकिन 800 रेफ्रिजरेटर बन रहे थे. तो यहाँ पे दिक्कत आ गई है. कि दिक्कत क्यों आ रही है आपको बताना है. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. तो बेसिकली उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में जब देखा तो उनको पता लगा कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो गॉसिप कर रहे हैं, आपस में गॉसिप में बिजी है, काम नहीं कर रहे. तो आपको बताना है कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, और स्टेट दो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाई विच आर इन द अबव पैराग्राफ. यहाँ पे बच्चों जो बात हो रही है वो कंट्रोलिंग की हो रही है. ठीक है, कंट्रोलिंग की बात यहाँ पे होने लग रही है. और जो स्टेप्स की यहाँ बात हो रही है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स और एनालाइजिंग डेविएशन. ये चार यहाँ पे स्टेप्स की बात हो रही है. पहले इन्होंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाए कि 1000 यूनिट्स बनानी है, उनको मेजर किया गया कि 800 यूनिट्स बन रही थी पर डे में, और उनको कंपेयर किया गया कि 200 यूनिट कम है बेसिकली, और डेविएशंस को एनालाइज किया कि बहुत सारे लोग जो है वो गॉसिप करने लग रहे हैं. ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है. Eighth important case study है बच्चों. Kishan is an enterprising businesswoman who has been running a fishery for the past 10 years. She has saved rupees 10 lakh from her business. She's shared with her family her desire to utilize this money to expand her business. Her family members gave her different suggestions like buying a new machinery to replace the existing one, acquiring altogether new equipment with latest technology, opening a new branch of the fishery in another village and so on. सबने different ideas दिए किशन को, जो 10 लाख रुपए तुमने सेव करे उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए. Since these decisions are crucial for her business, involve huge amount of money and are irreversible except at huge cost. Kishan wants to analyze all the aspects of the decision before taking any step. तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया आपसे बताओ यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल डिसीजन की बात हो रही है और उसके बारे में दो फैक्टर्स बताओ जो उसको अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे बच्चों इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट को लेके बात चलने लग रही है. फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को. तो कैश फ्लो होता है प्रोजेक्ट का, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, कितना कैश है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना होगा प्रोजेक्ट का वो देखा जाता है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों वो देखा जाता है, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है वो भी देखा जाता है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करी जाएगी. केस स्टडी है बच्चों. Dua got 10 lakh rupees after selling her parental property which she had got as a gift from her
ग्रैंड मदर। तो दुआ के पास बेसिकली 10 लाख रुपए आ गए हैं अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेच के, जो कि उसको उसकी ग्रैंड मदर से मिली। हर फ्रेंड एडवाइजर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट। उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसको मार्केट में पैसे लगा देना चाहिए, स्टॉक मार्केट में। दुआ वॉज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीजर फॉर द सेम। हर फ्रेंड इंट्रोड्यूस हर टू अ स्टॉक ब्रोकर हु वॉज रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Dua approached the broker. The broker guided her to open a demat account with a depository as well as a bank account. Dua opened a bank account and demat account with the Axiom Bank. Identify the steps in the trading procedure for buying and selling of securities which have been discussed above. State the next 4 steps of the trading प्रोसीजर। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि बताओ यहाँ पे कौन से ट्रेडिंग प्रोसीजर्स की बात हो रही है। तो दुआ ने बेसिकली एक ब्रोकर को हायर किया, तो ब्रोकर वाला स्टेप आ रहा है यहाँ पे, और डीमेट अकाउंट ओपन किया। तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दिए हैं। पहला पॉइंट है बच्चों सिलेक्शन ऑफ द ब्रोकर, और दूसरा है ओपनिंग ऑफ द डीमेट। आपको बोला था नेक्स्ट 4 स्टेप्स क्या होंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर्स के, तो प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैच द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर और इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये 4 नेक्स्ट स्टेप रहने वाले हैं जब भी हम एक ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ऑर्डर प्लेस करना, मैच करना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना और इश्यू करना है कॉन्ट्रैक्ट नोट को। समझ गए मेरी बात को? तो ये स्टेप्स होते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10th important case study है बच्चों, Haldiram's is a famous chain selling a variety of snacks in the Indian market. Their product includes sweets, mixtures, chips, etc. It charges a comparatively higher price as it sells high quality products. Besides, it offers regular discounts to its customers. It has several shops located in different cities at a convenient locations. It also sells its product through grocery stores so that products are made easily available to the customers at the right place, in the right quantity and at the right time. It regularly uses different communication tools to increase its sales. The above para describes the combination of variables used by Haldiram's to prepare its market offering. Identify and explain the variables. तो बच्चों यहाँ पे जो variables की बात हो रही है जो हल्दीराम्स यूज करते हैं वो है बच्चों 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, एक फिजिकल रिसोर्स होता है जो यूजुअली सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर की वांट्स को। प्राइस बेसिकली एक अमाउंट होता है जो गुड्स के बदले पे किया जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आते हैं। और प्रमोशन में आपको पता ही है एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़ आती है, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक सेलिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, ये सब आती है हमारी प्रमोशन में। तो ये चारों चीज़ें बेसिकली यहाँ पे हल्दीराम यूज़ करने लग रहा है। 11th क्वेश्चन है बच्चों, कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ टॉयज हैज बीन एंजॉयिंग अ गुड मार्केट रेपुटेशन। इट हैज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था एक कंपनी का जो कि टॉयज में बेसिकली डील करती थी, जिसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनके डिपार्टमेंट। Lately to use its brand name and also to cash out to a new business opportunity, it is thinking to diversify into manufacture of a new range of electronic toys for which a new market is emerging. What type of organizational structure should be followed by this company in the given situation? Give reasons with regard to benefits the company will derive from the organizational structure. बेसिकली यहाँ पे ना पहले इन लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट था टॉयज का, लेकिन अब ये लोग अपने डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे जो अभी इनका स्ट्रक्चर था वो फंक्शनल स्ट्रक्चर था, और इनको अब डिविजनल स्ट्रक्चर कर देना चाहिए क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स इनके अब ऐड हो चुके हैं। जब एक ही प्रोडक्ट होता है यूजुअली हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको फंक्शनल से डिविजनल पे मूव कर जाना चाहिए। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि हर एक परफॉर्मेंस यूनिट को टाइम मिला जाएगा, अच्छे से प्रोडक्शन होगी, डिसीजन बहुत फास्ट होंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर बेसिकली शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के साथ बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कस्टमर को। तो ये 11 की 11 केस स्टडीज ऐसी थी जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इनको अच्छे से पढ़ लो, और आप लोग नोट्स और साथ में और भी केस स्टडीज लेना चाहते हो अपने कंपार्टमेंट के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो 8800797331। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।